नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 8 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई कमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ माइक को लेके भी मिल रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए कि माइक का प्लेसमेंट अब ठीक है कि नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने माइक तो चेंज कर दिया है। प्रॉब्ली हो सकता है प्लेसमेंट के कारण कुछ थोड़ा इशू जा रहा था पहले। मैंने प्लेसमेंट भी चेंज किया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वापस से बताना कि अगर अब ये माइक का पोजीशन ठीक है कि नहीं। सेकंड चीज़ दोस्तों, एडिटोरियल के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आप मुझे बस इतना इंश्योर मैं करना चाहता हूँ। देखिए, मैं कंसिडर ज़रूर करूँगा, थोड़ा सा एक वाइडर ऑडियंस का भी पार्टिसिपेशन आ जाए कि हाँ, एडिटोरियल में बहुत लोग इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर उस चीज़ को भी टेकअप कर लेंगे हम। कोई बड़ा बात थोड़ी है, अगर हम कुछ न्यूज़पेपर का 22 पेजेस पढ़ रहे हैं तो एक पेज कवर करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप टैबलेट सेल्स जंप ऑन इम्पोर्ट कर्व्स। देखिए, ये न्यूज़ हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अभी क्या है कि इंडिया ने सारे इंपोर्ट पे, अपने जो लैपटॉप और टैबलेट के इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाया है, इनफैक्ट लाइसेंस को मैंडेट कर दिया गया है। तो अब लाइसेंस को देखिए, मैंडेट करना कोई नई बात नहीं है। इंडिया ने पहले भी लाइसेंस को मैंडेट किया है कोई कोई चीज़ों के लिए, जैसे कि इंडिया ने टीवी का लाइसेंस को मैंडेट किया था 2010 के आसपास में। तो ऐसे लाइसेंस को मैंडेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि इस पे क्या होगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि हाँ, आप पर्टिकुलर इसके ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद इंडिया ने ये चीज़ क्यों किया? इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था फॉर लैपटॉप, पीसीज, टैबलेट, इसका बिल था लगभग 8.8 बिलियन। उसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 बिलियन के आसपास चाइना से आ रहा है। तो आप देखिए कितना हद तक डिपेंडेंस है, और लोकल प्रोडक्शन इज जस्ट अराउंड 30-33% ऑफ द इम्पोर्ट। तो इतना हद तक हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया। कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ, WTO के रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है चाइना ट्रैक करेगा WTO के फोरम में इंडिया को। नेक्स्ट इज दोस्तों, चाइना ऑब्जेक्ट्स टू वासुदेव कुटुंबकम मेंशंस इन G20 पेपर्स। देखिए हुआ क्या कि चाइना को अब प्रॉब्लम हो गया कि वासुदेव कुटुंबकम आप G20 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। देखिए, चाइना ने क्या बोला कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लैंग्वेज के लिए सिर्फ 6 लैंग्वेज ऑफिशियल है। तो अगर आप G20 में 7th लैंग्वेज इंक्लूड करते हो तो आप किस बेसिस पे कर रहे हो संस्कृत लैंग्वेज? और चाइना ने ये चीज़ बोला कि भाई, अगर इसका कन्वर्जन है, वासुदेव कुटुंबकम का कन्वर्जन क्या है इंग्लिश में, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो अब अगर इसका कन्वर्जन है ऑलरेडी अवेलेबल, तो फिर आप इसको हिंदी में क्यों, मतलब इंग्लिश में क्यों नहीं कन्वर्ट करके लिखते हो? और चाइना ने तो फिर इंडिया ने क्या किया कि भाई G20 के जितने भी ऑफिशियल प्रेस रिलीजेज है उसको कन्वर्ट करके, वासुदेव कुटुंबकम को कन्वर्ट करके उन्होंने यही किया कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इंडिया ने ये भी अपने जो लोगो में मेंशन करके रखा था उसे बट नहीं हटाया। देखिए, लोगो तो सब्जेक्टिव है ना, लोगो तो कोई लैंग्वेज के ऊपर नहीं है। तो ये एक न्यूज़ है छोटा सा। तो इसमें सीखने का क्या है कि भाई, यूनाइटेड नेशंस में 6 लैंग्वेजेस ही अप्रूव्ड है, और उसके अलावा आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी भी और लैंग्वेज पे नहीं ला सकते। इंग्लिश है, फ्रेंच है, 2-3 लैंग्वेजेस और है, मतलब मैं एग्जैक्ट लैंग्वेजेस तो आप चेक कर लेना, बट हाँ, उसके अलावा आप लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट गॉज हिट्स 12 ईयर लो। देखिए क्या हो रहा है इस न्यूज़ में कि चाइना का जो अभी इन्वेस्टमेंट है ना, वो काफ़ी कम होते जा रहा है। कई सारे रीजन्स हैं। कुछ रीज़न ऐसे है कि भाई, चाइना की गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती है, तो वो जो है, मतलब कंपनीज़ के लिए भी आने वाले टाइम में वो चीज़ का खतरा है। मेजर रीज़न तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो हो रखा है, पोस्ट कोविड जो है, कंपनीज जो है चाइना से निकल के बाहर जा रही है, और वो लोग जो है चाइना को एज अ डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहते हैं। मतलब एज ए, देखिए, ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री जो है चाइना के अंदर डेमोक्रेसी और चाहती है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए ग्लोबल लेवल पर लोग चाहते हैं कि भाई फर्म्स इन्वेस्ट ना करें। तो इसलिए अगर आप देखोगे यूएस स्पेसिफिक कोई कंपनी होगी, अगर यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि भाई चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो कोई यूएस कंपनी जाके ज़बरदस्ती उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि पता है अगर करेगा तो होम कंट्री में उसे फिर नहीं छोड़ेंगे। तो इस टाइप का मतलब माइंडसेट्स के कारण भी चाइना का जो इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहा है। फिर उसके बाद एस एन पी का जो एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो जिसने अभी इंडिया को अपग्रेड किया है,
और चाइना को डाउनग्रेड किया है। मैंने आपको बताया था इंडिया को इन्होंने अपग्रेड किया ओवरवेट के लिए, मतलब आप इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करिए, और चाइना के ऊपर इन्होंने इक्वल वेटेड पे डाउनग्रेड कर दिया फ्रॉम ओवरवेट। मतलब चाइना में इन लोगों ने बोल दिया कि भाई आप होल्ड करके रखो, अगर चाइना में इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो मतलब आप और ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं है। तो यही सब रीज़न के कारण जो है चाइना में भी इन्वेस्टमेंट जो है ऑल टाइम लो में चल रही है। मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज फॉल टू 4.9 billion in Q2, appeal to foreign firms has taken reputational hit। मतलब आप फिगर याद मत रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इज दैट कि चाइना एज एन इकोनॉमी को प्रॉब्लम जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए आप। मून लाइटिंग एम्प्लॉयज़ अंडर टैक्स स्कैनर, ये मेरे जितने भी व्यूअर्स जो है एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए मून लाइटिंग एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या हो, मून लाइटिंग का तो आपको आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है अपने अलावा एक और एम्प्लॉयमेंट लेके बैठा हुआ है, मतलब अपने जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उसको छोड़ के एक और एम्प्लॉयमेंट लेके बैठा हुआ है। तो अब इसमें क्या हुआ कि एम्प्लॉय ने अपनी डिक्लेरेशन में ये चीज़ इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनीज ही अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि भाई तुम्हारे जितने भी इनकम है तुम उसे डिक्लेयर करो इनकम टैक्स में, ताकि हम उस हिसाब से तुम्हारा TDS डिडक्ट करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय ये तो जाके बोलेगा नहीं अपने एम्प्लॉयर को कि भाई मैं तुम्हारे अलावा कहीं और भी काम कर रहा हूँ। तो इस चक्कर में क्या हुआ, डिक्लेरेशन दिया नहीं। देखिए इनकम टैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है मून लाइटिंग वगैरह के, इनकम टैक्स को सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि भाई उनका रेवेन्यू नहीं रुकना चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए अब जो है नोटिस भेजा जा रहा है। अगर किसी ने, मेरे व्यूअर्स ने, अगर किसी ने भी अगर ये ऐसा किया है तो आपके पास अभी टाइम है, आप उस अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आप रिवीजन के पहले अगर आपको नोटिस आ जाता है, शो कॉस्ट नोटिस आ जाता है कि भाई ऐसे ऐसे, तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी फिर आपका इनकम टैक्स को डिसाइड करेगा। तो इसी चीज़ के लिए अगर आपने किया है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने मान लीजिए पिछले साल वो चीज़ किया है और आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास पर्सनल, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर उसको रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आप सेफ साइड में रहेंगे। और इसमें भी आपको कंपनी की बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई CA को देखिए, वो आपका इनकम टैक्स को रिटर्न को तुरंत रिवाइज कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, पोस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग बैंक्स टर्न वेरी ऑफ डिक्लेयरिंग अकाउंट्स एज विलफुल डिफॉल्ट। देखिए ये न्यूज़ क्या बताता हूँ आपको। विलफुल डिफ़ॉल्ट के अगर आपको उसमें कैटेगराइज करना है कोई लोन को, तो आपको जो बोरोअर है उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से बोलता है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अब हो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई आप जो है जब तक इसे नहीं दोगे तब तक आप उसको लोन में क्लासीफाई नहीं कर सकते विलफुल डिफ़ॉल्ट के हिसाब से। अब बैंक्स वगैरह का कहना है कि भाई देखिए ये लोन तो नहीं दे रहा है, ओवरड्यू बहुत टाइम की वजह से हो चुका है, मतलब बहुत टाइम से हो चुका है, बट ये विलफुल डिफ़ॉल्ट है कि नहीं है, मैं इसको क्लासीफाई कैसे करूं? अगर मान लो मैं क्लासीफाई कर देता हूं और कल को अगर ये बोरोवर आके बोलेगा कि भाई इसने मेरे लोन को विलफुल डिफ़ॉल्ट में क्लासीफाई कर दिया, तो लोन रिकवरी तो छोड़ो, वो तो लिटिगेशन में चल जाएगा वो लोन। तो मतलब लिटिगेशन में तो सबसे पहले ये डिसाइड होगा कि वो मतलब विलफुल डिफ़ॉल्ट था कि नहीं था, तो रीपेमेंट फिर कब तक होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ का काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक्स क्या कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने में। वो ये कर रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम प्रोविज़न तो बना देते हैं इसको अगेंस्ट विलफुल डिफ़ॉल्ट में लोन क्लासीफाई भी नहीं करेंगे, एटलीस्ट मेरा बुक्स तो वही दिखाएगा जो दिखाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल में क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप कर भी नहीं रहे हो ना आप प्रोविजन बना रहे हो, तो एकदम से एक साथ जब आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई हम क्लासीफाई कैसे करें और एकदम से आपका वो प्रोविजन का रेशियो बढ़ जाएगा, वो भी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए बैंक्स वगैरह ये कंजर्वेटिव अप्रोच ले रही है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सरकारी बैंक्स ट्रम्प प्राइवेट पीयर्स इन ड्रॉइंग फ्रेश टैलेंट। देखिए अगर आप कोई बैंकिंग वगैरह के सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आई एम श्योर आपने कोई वायरल वीडियोस देखा होगा टॉप बैंक का, जो अपने आपको इंडिया का सबसे नंबर 1 बैंक बताता है, तो उनका भी एक वीडियो वायरल हो गया था उनके एम्प्लॉयज़ का, जो वो थोड़ा सा रूड तरीके से बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये न्यूज़ क्या बोलना चाह रहा है कि भाई प्राइवेट कंपनी से लोग जो है वो पब्लिक बैंक्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज एक तो ठीक है पे जो रहता है इनिशियल लेवल पे पे प्राइवेट और पब्लिक का एकदम लगभग सेम रहता है, इनफैक्ट कुछ हद तक पब्लिक का ही ज़्यादा रहता है। ठीक है 80 to 1 लाख के आसपास पब्लिक को मतलब
पब्लिक बैंक जो है वो 60 to 80,000 के आसपास एक नए ऑफिसर को देते हैं और प्राइवेट बैंक उससे कम ही देती है। बट इवेंचुअली क्या होता है, धीरे 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 करके दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं और फिर थोड़ा सा हायर लेवल होने के बाद प्राइवेट बैंक का पे एकदम भाग जाता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक बैंक। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसा जो लोग एट्रिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है प्राइवेट बैंक्स में, ऑफ कोर्स वर्क लाइफ बैलेंस, इट हैज़ बीन सर्वेड दैट people are more choosing their work life balance than what you say typical corporate culture, या मतलब 10 घंटा काम करना, 12 घंटा काम करना, it has become like a hectic thing for employees and for young generation. So what they're doing is they're trying to choose their work life balance over those hectic corporate culture. और उनको अभी पे भी दे आर ऑल्सो रेडी टू सेक्रीफाइस देयर पे टू सर्टन एक्सटेंट सो दैट उनका जो है मेंटल पीस बना रहे। आप इस चीज़ में क्या बिलीव करते हैं? आपका क्या एज है या आप क्या सेक्टर है और आप इस चीज़ में क्या बिलीव करते हैं? अगर आप जॉब करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंश्योरेंस बाइंग इनटू स्ट्रिप्स में लीड इनटू सॉफ्टवेयर जीसेक यील्ड्स। देखिए एक खाली एक मोमेंट में लेना चाहूँगा, जो प्रीवियस जो आपको जो मैंने आर्टिकल बताया है उस पर अगर आप देखोगे तो अगर आपको कोई फिगर्स कोट करने हैं कहीं पे भी कि भाई पब्लिक में कैसे ट्रम्प कर रहे हैं और प्राइवेट कैसे पीछे हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि टॉप बैंक्स लाइक प्राइवेट बैंक्स लाइक HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनका एट्रिशन 34 to 50% के आसपास है। और यही अगर पब्लिक बैंक का बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और जैसे SBI वगैरह का, इनका जो कैनरा बैंक वगैरह का, इनका जो है एट्रिशन 1 to 5% के आसपास है। तो कितना फ़र्क है, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा है प्राइवेट बैंक्स में। तो ये चीज़ आप फिगर कोट करोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वैलिडेशन मिल जाता है, इसलिए मैंने वापस जाके ये न्यूज़ को कवर किया। तो चलिए दूसरा न्यूज़ क्या है कि इंश्योरर बाइंग इनटू स्ट्रिप्स में लीड टू सॉफ्टवेयर जीसेक यील्ड्स। देखिए क्या होता है स्ट्रिप्स, मैं आपको ये बता देता हूँ। स्ट्रिप्स में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट पार्ट और आपका प्रिंसिपल पार्ट को दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट पार्ट को अलग बेचते हैं, प्रिंसिपल पार्ट को अलग बेचते हैं। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या है ये बताता हूँ आपको। देखिए हर एक बॉन्ड में क्या होता है कि मान लीजिए आपके 10% यील्ड का आपने बॉन्ड खरीदा। अब 10% यील्ड का जो आपने बॉन्ड खरीदा उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा 10 साल के लिए। मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल के लिए इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर यू विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो बैक। तो मान लीजिए अगर आप 1000 का बॉन्ड खरीदते हो, आपको तो 100 करके हर साल मिलते रहा, और उसके बाद एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपको 1000 रुपये मिल गया। अब कई बैंक्स होते हैं या कई इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि उनको हर साल का 10% चाहिए रहता है, क्योंकि उनके ऑब्लिगेशंस वैसे रहते हैं। और कई ऐसे रहते हैं कि भाई इनको 10th ईयर के एंड में 100 रुपये चाहिए रहता है, क्योंकि उनका 10th ईयर के एंड में कुछ लाइबिलिटीज इनकर होने वाला है, उसके अगेंस्ट में उनको चीज़ चाहिए। तो अब दोनों के अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या होता है दोनों अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कई कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट खरीद लेती है, कई कंपनी सिर्फ प्रिंसिपल का पार्ट खरीद लेती है। ऐसे बॉन्ड को तोड़ के बेच दिया जाता है, दिस इज नोन एज स्ट्रिप्स। अगर स्ट्रिप्स को फुल फॉर्म की बात करें तो दिस इज सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। स्ट्रिप्स काफ़ी चल रहा है, काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, कोई इन्वेस्टर स्पेसिफिक रहता है, पूरा कस्टमाइज रहता है। कस्टमाइज एज इन हर इन्वेस्टर के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट ये देखिए आप दोनों इन्वेस्टर को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि भाई जिसको इंटरेस्ट में फ़ायदा है, जिसको एक वन टाइम पेमेंट में फ़ायदा है, प्रिंसिपल में फ़ायदा है। तो बस यही चीज़ समझ लीजिए। बाकी तो ये न्यूज़ यही चीज़ बोल रहा है कि इंश्योरेंस बाइंग इनटू स्ट्रिप्स में लीड इनटू सॉफ्टवेयर जीसेक। एक तो ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी फोकस करें कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज को ये सब चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को पता रहता है कि भाई 10 साल बाद जो है मेरे इतने जो पॉलिसी लिए हैं, या तो इनका पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगा, या तो फिर हमें अगर पॉलिसी एक्सपायर हो जाता तो हमें इतना सरेंडर वैल्यू देना ही है 10 साल बाद। और अगर उसका इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि भाई 5 साल में इवेंट हो ही जाएगा, इतने लोगों का उनके कैलकुलेशन के हिसाब से इतने लोगों का डेथ हो जाएगा, तो उनको पता है 5 साल के एंड में हमको ये लाइबिलिटी इनकर करना पड़ेगा, तो वो आज से उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं।
दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसको डिकोड किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आर्टिकल। मैं आपको ओवरऑल जल्दी जल्दी इसके जितने भी जो मेन प्रोविजंस है वो कवर करा देता हूँ। देखिए, इसमें ये चीज़ है कि कंपनीज या डेटा फिड्यूशरीज जिसके पास हमारे डेटा स्टोर रहते हैं वो कभी भी हमारा डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते विदाउट आवर कंसेंट। ठीक है, चाहे वो कैसे भी चीज़ के लिए प्रोसेस कर रहे हो वो हमें पहले इन्फॉर्म करें कि हमारा ये रीज़न है कि हम इस चीज़ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, और हम उतना ही डेटा लेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, हम उससे ज़्यादा डेटा नहीं लेंगे। सपोज़ मान लो आपको मेरा नाम वेरीफाई करना है और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है, तो आप सिर्फ मेरे ऐसा डॉक्यूमेंट लोगे जिससे आप नाम और वो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लोगे, बाकी का चीज़ आप नहीं लोगे। जैसे सपोज मान लो आपके पास मेरा रेंट एग्रीमेंट भी पड़ा हुआ है, पैन कार्ड भी पड़ा हुआ है, आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, आप सिर्फ पैन कार्ड से तो मेरा ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो ना, आपको फिर मेरा रेंट एग्रीमेंट तो लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही कुछ समझिए। फिर उसके बाद द कंसेंट आर्किटेक्चर प्रोवाइडेड इन द बिल इज सिमिलर टू अदर डिजिटल प्रोविजन अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच भी बोला गया है कि भाई कई कई जोग्राफीज़ को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई कई कई जोग्राफीज़ को इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है कि इन जोग्राफीज़ में तो डेटा हमारे ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं हर हालत में। ठीक है, पेनल्टी काफ़ी इम्पोज किया गया है 250 से लेकर 500 करोड़ का। अगर मान लो आपका एक बार ब्रीच होता है ऐसा, तो 250 करोड़, अगर आप मान लो विदाउट कंसेंट आप डेटा प्रोसेस कर लेते हो तो आपको 250 करोड़ तक का एक टाइप का पेमेंट रहेगा। और अगर मान लो ये 2 बार हो जाता है या 2 बार से ज़्यादा हो जाता है तो अपर कैप जो है 500 करोड़ तक का है। बट क्रिमिनल पेनल्टीज वगैरह सब चीज़ हटा दिया गया है, जैसे जेल टर्म्स रहता है प्रीवियस प्रोविजंस में, वो सब हटा दिया गया है। गवर्नमेंट जो है एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी सजेस्ट किया उन्होंने कि भाई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनेगा। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का कल भी मैंने आपको ये न्यूज़ में कवर किया था कि इस चीज़ का बहुत मीडिया हाउसेस में एक बहुत हलचल समझ गया है कि भाई मीडिया हाउसेस इस चीज़ के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को एक पावर दे दिया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइजरी इशू कर दे कि भाई दीज कंटेंट शुड बी टेकन डाउन। अगर होगा दोस्तों, तो इसमें मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा थोड़ा हर्ट हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत हद तक हर्ट हो सकता है। फिर चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। कोई अगर चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी के, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट रहेगा, तो वो एडवाइजरी इशू करके हो सकता है हमें टेक डाउन करना पड़े, ऐसा चीज़ देखने को मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट बताता हूँ मैं आपको। हम लोग के लिए तो चलिए ठीक है, इम्पैक्ट एज एन हम लोग के लिए तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि भाई हमें जो डेटा है हमारा वो थोड़ा और सिक्योर रहेगा। बट स्टार्टअप्स वगैरह के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है स्टार्टअप्स वगैरह के लिए प्रॉब्लम? क्योंकि आप सोचिए, स्टार्टअप्स वगैरह के पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहते कि वो इतना सिक्योर करके रखे डेटा। अब अगर सिक्योर करके रखेंगे डेटा तो इसमें होगा क्या कि भाई उनको एक रोबस्ट सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट विल बी अ ह्यूज कॉस्ट फॉर देम। इफ दे डोंट डू इट देन ऑफ कोर्स दे शुड बी रेडी टू पे द हेफ्टी फाइन्स ऑफ 250 करोड़ पर इंस्टेंस। तो काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, हम इतना कंप्लाई नहीं कर सकते। डीम कंसेंट का एक प्रोविजन एब्सेंट है। क्या होता है दोस्तों, देखिए, अगर आप किसी भी एक बैंक को प्रोसेस करने के लिए बोल दिया अपना लोन का डॉक्यूमेंट, और बैंक को बोल दिया भाई ये जीएसटी है, ये है, ये सब सारे ये है, ये मेरा प्रॉपर्टी के पेपर्स है, आप मेरा प्लीज़ लोन प्रोसेस कर दीजिए। अगर बैंक को कल को और वापस से कोई दूसरी चीज़ के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा डेटा, तो बैंक वापस से आपसे परमिशन लेगा, और चाहे वो छोटा सा ही काम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक डीम कंसेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो डीम कंसेंट में क्या होता है कि भाई आप एक बार के लिए अपना अगर कंसेंट दे दो तो हाँ, कुछ चीज़ों को लेके फिर वो अपने आप डेटा यूज़ करते जाएंगे, आपका बताएंगे नहीं, बार बार इंटीमेशन नहीं देंगे कि भाई हम इस चीज़ के लिए यूज़ करें। ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि दोस्तों अब आपने जब डेटा दे दिया है तो वो अगर यूज़ करेंगे, तो अगर आपसे बार बार कंसेंट लेंगे तो आपको भी परेशानी हो सकती है। तो डीम कंसेंट का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स थोड़ा वरीड है। Bill allows transparent processing of personal data transfer to any country, geography outside India, but companies have called for more clarity on various aspects around it. भाई कौन से कंट्री का है, कहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ठीक है, ब्लैक लिस्ट तो आप कर दिए हो कुछ कंट्रीज़ को, वेल एंड गुड। बट और कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई डेटा अगर मान लो उधर जाके ब्रीच हो जाता है तो उसका क्या है? तो इस टाइप का उन्होंने एक कंसर्न रेज। फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड है कि भाई चिल्ड्रन का डेटा जो है वो माइनर अगर है तो वो गार्जियन के हिसाब से होगा। अगर मान लो थोड़ा फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनके भी गार्जियन के हिसाब से होगा डेटा प्रोसेस। और
जो ट्रैकिंग एंड बिहेवियरिंग मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज़ प्रोहिबिटेड विद सर्टन एग्जाम्पशंस, ठीक है। तो चिल्ड्रन का ट्रैकिंग वगैरह का भी अगर आप डेटा कर रहे हो तो दैट इज़ प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडियन टेलीकॉम मार्केट हेडेड फॉर इफेक्टिव डुओपोली एनालिस्ट। देखिए डुओपोली का मतलब क्या होता है, जब दो मेजर प्लेयर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप देखोगे टेलीकम्युनिकेशन को दो मेजर प्लेयर्स कितना कंट्रोल करते हैं, 83%। कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जियो और एयरटेल। इसमें क्या है कि भाई जियो और एयरटेल जो है मेजॉरिटी अपना शेयर, मेजॉरिटी के 83% तक अपना शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई अगर मान लो रेट को हाइक करना है तो ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इनफैक्ट कनाडा इज़ वन ऑफ द मार्केट्स जिसमें भी ओलिगोपोली टाइप मार्केट है, मतलब उधर भी 3 प्लेयर्स हैं, एक बेल है, एक रॉजर्स है और एक आई थिंक ट्यूलिस है। तो ये 3 कंपनीज क्या करते हैं, ये 3 कंपनीज अपना मार्केट कंट्रोल करके रखते हैं और इनके ऊपर काफ़ी बार एलिगेशन लगता है कि ये इनअप्रोप्रिएट प्राइसेस जो है वो चार्ज करते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है एयरटेल जियो भी करे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना दोस्तों, कई सारे मेजर कंट्रीज में, इनफैक्ट यूएस में भी जो मुझे याद आ रहा है, सिर्फ 2-3 ही टेलीकॉम कंपनीज है जो कि मेजरली फेमस है। एक AT&T है, एक वेरिजॉन है, US सेलुलर है। इस टाइप के 2-3 कंपनीज ही है वो ज़्यादा फेमस है। लेकिन फिर भी यूएस में कंपटीशन फिर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पे तो पूरा ही डुओपोली है। तो ये एक न्यूज़ बोला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, 5G पुश, एयरटेल रोल्स आउट इट्स फिक्स वायरलेस एक्सेस डिवाइस। देखिए FDA डिवाइस अभी काफ़ी चर्चे में है। इनफैक्ट FDA डिवाइस को एक जो है 5G किलर ऐप के हिसाब से बोला जा रहा है, मतलब 5G किलर ऐप नहीं, सॉरी, इनको ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई ये जो ट्रेडिशनल जो टावर्स वगैरह का बिजनेस है उसको ख़त्म कर सकते। क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस क्या होता है कि आप ना अलग अलग जगह पे अपना सिस्टम बैठा देते हो, तो आपको एक नॉर्मल ब्रॉडबैंड का स्पीड तो हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। भले वो ऑप्टिकल फाइबर वाला स्पीड मिले नहीं मिले, बट आपको नॉर्मल ब्रॉडबैंड का स्पीड हर जगह मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई 5G का एक्सपेंशन और ज़्यादा हो और कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, जो लोग बड़े बड़े ट्रेडिशनल टावर्स नहीं खरीद पाते, जो लोग एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से चालू करना चाहते हैं, तो वो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस से अपना जो 5G का एक्सपेंशन है इंडिया अपना कवर कर सकता है। एंड देखिए ब्रॉडबैंड में स्पीड तो कोई ख़राब नहीं आता, ब्रॉडबैंड में स्पीड भी अच्छा आता है, जस्ट दैट 5G वाला स्पीड आपको, जो ऑप्टिकल फाइबर वाला स्पीड है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ आप देते रहिए कमेंट सेक्शन में, मैं एक एक रिव्यू को पढ़ता हूँ।